Hello students, uh, this is a very short video about the basics of the friction. So आप देखेंगे friction. So when I'm telling you about the friction, that means I'm telling you how to use the force of friction, how to use the force of friction in Newton's laws. So you see, force of friction. So students, you need to understand both the things, like how much will be the force of friction and in what direction will be the force of friction and what is the role of friction. So we start from a very basic point, like we have a block of mass m lying on the ground, right? We have a block of mass m which is lying on the ground, और acceleration due to gravity g है. तो इसका एबीडी बनाया, फोर्स डायग्राम. तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स और mg का रिएक्शन ग्राउंड से n upwards. Now because body is neither going up nor coming down, it means n will be equal to mg. Upward force will be equal to what? Downwards, right? जो ऊपर का फोर्स है that will be equal to what? Downward force. n equals to mg. Now suppose someone is trying to pull the body along this direction with a certain force F. Someone is trying to pull the body with a force F along this direction. So as I told you, what is the role of friction? मैंने आपसे बोला कि फ्रिक्शन का रोल क्या होगा. सबसे पहले फ्रिक्शन का रोल होगा कि बॉडी जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, आप ध्यान से सुनोगे, बॉडी जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी का मोशन उस सरफेस के रिलेटिव, बॉडी उस सरफेस के रिलेटिव अपोज करेगी. मतलब अगर मान लो कि एक बॉडी मेरा अपर हैंड है, एक सरफेस लोअर हैंड है, तो अगर मेरा अपर हैंड लोअर सरफेस के रिलेटिव, लोअर हैंड के रिलेटिव आगे की ओर मूव करना चाह रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. तो आप देखो इस चीज पे ध्यान रखोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ये कहना गलत है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, उनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, राइट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा, मींस कि मेरा अपर हैंड लोअर हैंड के रिलेटिव आगे जाने का ट्राई कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर वाले हाथ के ऊपर पीछे की ओर लगेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे नीचे वाले हाथ के ऊपर आगे लगेगा. नीचे वाले हाथ के ऊपर आगे क्यों लगेगा? नीचे वाले इस पाम में आगे, इस पाम में आगे इसलिए लगेगा क्योंकि सी माई अपर हैंड इज स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू लोअर हैंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो ऑन इन अदर वे यू कैन से दैट लोअर हैंड इज स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू अपर हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो उसे बैकवर्ड जाने से रोकेगा, अपर हैंड के रिलेटिव बैकवर्ड जाने से रोकेगा, यानी इसके ऊपर आगे लगेगा. फिर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रोल जो है, आप ये अपने दिमाग में नहीं लाओगे कि मोशन को अपोज करता है. ये मोशन को अपोज नहीं करता, बल्कि जो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने का अपोज करता. अब रिलेटिव मोशन होने के लिए जो दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, तो उन दोनों बॉडीज में किसके ऊपर किस ओर लगेगा, वो आप रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के डायरेक्शन से निकाल लोगे. जैसे आपको एक और एक्सपेरिमेंट में करके दिखाता हूँ. आप देखो, सपोज कि ये जो बॉडी है, दिस बॉडी, अपर बॉडी इज लाइंग ऑन द लोअर. नाउ सी व्हाट हैपेंस, मैं लोअर बॉडी को अपनी ओर लाता हूं, मैं लोअर बॉडी को अपनी ओर लाता हूं एक फोर्स से. तो आप देखो, ये जो अपर बॉडी है, मैंने इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगाया,
ये फिर भी आगे आई, आप बोलोगे कि क्योंकि उसके ऊपर रखी हुई है। नो, यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्स. On the lower body, I applied a force towards me, so that came towards me with acceleration. Right? Now, I'm not applying any force on the upper body. अपर बॉडी के ऊपर एक फोर्स mg नीचे है और इस सरफेस से रिएक्शन n ऊपर है, स्टिल इट्स कमिंग टुवर्ड्स मी, यानी कोई फोर्स लग रहा होगा मेरी ओर. सो दैट इज व्हाट, व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द लोअर बॉडी टुवर्ड्स मी, so this lower body tries to move relative to the upper body towards me, यानी कि लोअर बॉडी का रिलेटिव मोशन अपर बॉडी के रिलेटिव मेरी ओर है. तो इस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए लोअर बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा और अपर बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, आगे की ओर रहेगा. सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि बॉडी आगे की ओर आई. जस्ट रिमूव. This is clear, no? So force of friction will always oppose what? It will oppose the relative motion between the two surfaces which are in contact. तो N and mg और फोर्स इस ओर अप्लाई किया तो यानी बॉडी ग्राउंड के रिलेटिव इट्स ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा. दिस वाज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन था. दिस क्लियर. अब अमाउंट कितना होगा, it was calculated practically that force of friction is directly proportional to normal reaction between the surfaces in contact. जो surfaces आपस में contact में हैं उनके बीच के normal reaction के directly proportional होगा force of friction. All right. So अभी यहाँ पे n mg है तो proportionally constant क्या होगा, जितना ज्यादा normal reaction होगा आप इस बॉडी को और नीचे की ओर प्रेस करोगे, that will increase the normal reaction and force of friction will further be increased. So force of friction equals to a proportionality constant mu into n. और जो ये mu proportionality constant है, this proportionality constant mu is called coefficient of friction. This is called coefficient of friction. Right? ये जो constant of proportionality है, we call it coefficient of friction. और ये coefficient of friction depend किस चीज पे करेगा, coefficient of friction depend करेगा नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. मतलब इस बॉडी का लोअर सरफेस का नेचर क्या है और जिस सरफेस के ऊपर बॉडी रखी हुई है उसका नेचर नेचर कैसा है. मींस नेचर मींस स्मूथ और रफ. रिलेटिवली हाउ मच स्मूथ और हाउ मच रफ, अपॉन दैट विल डिपेंड कि हाउ मच इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो यूजुअली इन द क्वेश्चंस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी गिवन टू यू. और यानी कि दैट मींस कि क्या हुआ, आप एफबीडी बनाओ, उस एफबीडी में in the prevailing mechanical conditions find out what is the normal reaction. आप n निकालो और फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा, उससे यू कैन फाइंड आउट म्यू एन. बट जब आपने म्यू एन कैलकुलेट कर लिया तो इन ऑल द केसेस इट्स नॉट नेसेसरी दैट म्यू एन विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर करूं. जैसे अभी आपको लगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स व्हाट, म्यू इनटू एन. राइट. ठीक है ना. सो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी कि आपने क्या किया, बॉडी का एफबीडी बनाया और एफबीडी बना करके आपने उससे एन कैलकुलेट किया. फिर बॉडी का मोशन जो फोर्स अप्लाई किया गया उसके ड्यू टू इसकी टेंडेंसी राइट की ओर जाने की है, तो ये कंक्लूड किया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा.
जिस ओर मोशन की टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, उसके ऑपोजिट लगेगा, ये कंक्लूड किया। और फिर निकाला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अमाउंट कितना होगा, दैट विल इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब ये कब मीन टू एन होगा, कब मीन टू एन से कम होगा, या क्या मीन टू एन से ज्यादा भी हो सकता है, ये अभी इसके बाद में डिस्कस कर। अच्छा, ऑन वन मोर थिंग, नेचर में चार टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे स्ट्रांग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक फोर्स, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इन चारों में से किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मैं अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में इस चीज को नहीं बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि कैलकुलेशंस में कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर वाला फोर्स मींस कि अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स में से कुछ एक के एटम्स लोअर सरफेस के मॉलिक्यूल्स में से कुछ एक के एटम्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट कांटेक्ट में है। दैट मींस कि दे मस्ट बी मेकिंग सम बॉन्ड, एंड यू नो बॉन्डिंग का नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। तो दिस फोर्स इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाउ मीन टू एन, ग्रेटर देन मीन टू एन और मोर देन मीन टू एन, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आप देखोगे, नाउ वी टेक ए डेटा, suppose this block is of mass m is equal to 5 kg। ये 5 kg का ब्लॉक है, इसका मास 5 kg है, और g की वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो weight mg is downwards, that becomes 5 into 10, that is 50 newtons. Reaction n is upwards, reaction n is what, upwards. So n is equal to mg is equal to 50 newtons, right? अब सपोज कि एग्जामिनर ने आपको दिया है कि द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी टुवर्ड्स राइट। हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसको? राइट की, राइट। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, लेकिन होगा कितना, हाउ विल यू फाइंड दिस? वो आप इस तरीके से, एग्जामिनर ने आपको दिया कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो म्यू है, म्यू इज 0.5। म्यू इज व्हाट, 0.5। वी टेक थ्री केसेस हियर। फर्स्ट केस इज व्हाट, फर्स्ट केस इज F is equal to 20 न्यूटन। जो फोर्स आपने आगे की ओर अप्लाई किया है राइट की ओर, वो 20 न्यूटन है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, और मोशन होगा या नहीं होगा? हाउ टू डिसाइड दैट? आपने इन कंडीशंस में n कैलकुलेट किया, n इज व्हाट, mg। नाउ कैलकुलेट म्यू n। आपने मीन टू एन कैलकुलेट किया, मीन टू एन बिकम्स 0.5 इंटू 50, दैट इज व्हाट, 25 न्यूटन। तो बच्चों, मीन टू एन की वैल्यू है 25 न्यूटन। इट इज नॉट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ मीन टू एन। ठीक है ना? मीन टू एन की वैल्यू कितनी है? इट्स 25 न्यूटन। मैंने ये नहीं बोला कि अभी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जो फोर्स राइट की ओर अप्लाई किया गया कितना है, 20 न्यूटन। आप क्या करोगे, आप मीन टू एन कैलकुलेट करोगे और कंपेयर करोगे उस फोर्स से जो फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है। तो जो फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है दैट इज व्हाट, 20 न्यूटन। और वो फोर्स मीन टू एन से छोटा है। जब भी ऐसा होगा तो इस केस में, लाइक एफ इज लेस देन मीन टू, सो नो मोशन, नो मोशन, मोशन नहीं होगा, राइट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। मींस कि जितना फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है, एग्जैक्टली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। बड़ा बड़ा लॉजिकल भी है। आपने 20 न्यूटन आगे अप्लाई किया, बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स होना चाहिए, 20 न्यूटन। बट अगर ये फोर्स एफ, सेकेंड कंडीशन, आप देखोगे इसकी दूसरी कंडीशन, मान लो ये जो फोर्स एफ अप्लाई किया गया है,
Suppose this force F is equal to, this is 25 न्यूटन, this is what 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन है, राइट? अब क्या होगा, आपने फिर से इसे मीन ट्वेन से कंपेयर किया और मीन ट्वेन की वैल्यू कितनी है इस केस में 25, ये एग्जैक्टली उसके इक्वल है. दैट मीन्स व्हाट, यू विल कंक्लूड दैट मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट. मोशन स्टार्ट होने वाला है, मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट. मतलब व्हाट, अगर वो लोग आपसे पूछते कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करें सो दैट की मोशन स्टार्ट हो जाए, what minimum force should be applied so that the motion starts, you'll answer 25 Newton. Even if they ask what maximum force can be applied so that motion does not yet start, again the answer is what, 25 Newton. यानी कि 25 न्यूटन पे मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला हो. अब अगर मान लो ये फोर्स F जो अप्लाई किया गया, सपोज दिस फोर्स F is 26 Newton. Again, you are going to compare it with what? Mean twain. So in this case, mean twain is what? 25 newtons. आपने compare किया and you got to know that the force which is causing the tendency of motion is 26 Newton. It is greater than mean twain. So if F is greater than mean twain, motion will take place. Motion will take place. अब motion होगा. And what will be force of friction? Now force of friction will be equal to mean twain, that is 25 newtons. Of force of friction mean twain 25 newtons. That means what? Students, let it get focused. Yeah. That means what? That means mean twain is the limiting value of force of friction. Force of friction mean twain से कम हो सकता है, but mean twain से ज्यादा नहीं हो सकता. It is the limiting or the maximum value of force of friction. Is that clear? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिटिंग या मैक्सिमम वैल्यू है. आप समझिए इसे, दिस क्लियर ना? तो जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा, हाँ, लेकिन एन की वैल्यू अगर आप सोचते हो हमेशा एम जी के इक्वल होगा, देन दैट्स ए रॉन्ग परसेप्शन. आप देखो एन डिपेंड करेगा कि उस केस में, मतलब वो मैकेनिकल केस कैसा है. लुक एट दिस. मान बोला गया कि वी आर अप्लाइंग ए फोर्स एफ इन दिस साइड, एम इज द मास, सो एम जी इज डाउनवर्ड्स, reaction n will be upwards, f is at an angle theta with the horizontal, f theta के साथ horizontal angle पे है, तो इस ओर आ गया आपका f cos theta और इस ओर आ गया f sin theta. ये वही बेसिक पार्ट है जो न्यूटन्स लॉज में आप करते हो. आप न्यूटन्स लॉज में क्या करते हो, एबीडी बनाते हो और एबीडी बनाने के बाद आप ये देखते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन किस ओर होने का चांस है. आप एक डायरेक्शन एक्सेलरेशन वाली लेते हैं, एक उसके परपेंडिकुलर लेते हैं, और अगर कोई फोर्स बीच में है, मतलब जैसे एफ यहाँ बीच में, उसके कंपोनेंट के, अब बिकॉज दिस बॉडी इज नाइदर गोइंग अप नॉर कमिंग डाउन, तो ऊपर का फोर्स नीचे के इक्वल होगा. यहाँ पे अब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या क्या है, एन प्लस एफ साइन थीटा, एन प्लस एफ साइन थीटा, और डाउनवर्ड्स क्या है, एम जी है. सो अब upward force will be equal to downward force because there is no motion in the upward or downward direction. So n equals to what, mg minus f sin theta. I gave you this example. अब इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा. आपने n कैलकुलेट किया, एग्जामिनर आपको म्यू देंगे, मीन टू n निकालो, आप उसे मीन टू n निकालेंगे. फिर आप जब म्यू इंटू n कैलकुलेट करोगे तो मीन टू n को कंपेयर किससे करोगे, f cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन की टेंडेंसी कॉज करने वाला फोर्स है, दैट इज व्हाट, f cos थीटा. यही फोर्स, तो इसे जिस ओर मोशन की टेंडेंसी है, आप उस ओर का फोर्स देखोगे ना कि ये फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज करेगा, एंड दिस इज व्हाट, इट्स f cos थीटा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस पॉइंट इज क्लियर ना? सो ये f cos थीटा है. इससे फिर आप कंपेयर करोगे, फिर पता लगेगा कि क्या f cos थीटा मीन ट्वेन से छोटा है, अगर होगा तो मोशन नहीं होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f cos थीटा के इक्वल होगा. और अगर f cos थीटा मीन ट्वेन से बड़ा है, n यहाँ पे ये हो, ठीक है ना? तो मीन ट्वेन से फिर से कंपेयर किया f cos थीटा को, अगर f cos थीटा बड़ा है तो मोशन होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, f cos थीटा. तो जैसे इसके प्रीवियस केस में भी था कि आपने 26 न्यूटन अप्लाई किया,
अब ये फोर्स मीन टेन से बड़ा है, मोशन होगा। अब बिल्कुल न्यूटन्स लॉ में जैसे आप इक्वेशंस बनाते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स 26, बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स 25, सो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 26 minus 25 is equal to mass m into a, equals to what? Mass m into a. M is 5 into a. इससे you can find out what will be the acceleration of the body. What will be the acceleration of the body? So students, in this video, I'm taking only this much. इसमें मैंने अभी आपको mu k, mu s, coefficient of static friction, coefficient of rolling friction, coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, और वो जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और म्यू के और म्यू एस की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो फिर उस चीज से आप कैसे टैकल करोगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ।